राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है बजट। आज बजट पेश किया गया, भले ही वो अंतरिम बजट हो, क्योंकि जो नया बजट है वो जुलाई में फिर से पेश किया जाएगा जब नई सरकार सत्ता में आएगी। बजट पर राजस्थान के लिए क्या है ये आपको बताते हैं। बजट पर राजस्थान की सियासत गरमा गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की जमकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समावेशी और देश के भविष्य निर्माण का बजट है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बोले वित्त मंत्री का भाषण चुनावी भाषण लगा। अंतरिम बजट में महंगाई और रोजगार पे कुछ नहीं है। सरकार ने सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई है। सरकार अति आत्मविश्वास में है क्योंकि जुलाई में होने वाले बजट में घोषणाएं करने की बात कही है। किसानों, नौजवानों, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राजस्थान के, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं मिली। बीजेपी को सिर्फ धर्म पर राजनीति करना आता है। केंद्र सरकार का बजट दिशाहीन है। बजट में राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। पता नहीं भारत को कैसे विकसित बनाएंगे। तो ये जो है, ये प्रतिक्रियाएं जो है कांग्रेस के नेताओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश हुए बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इस बजट को समावेशी बजट बताते हुए देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। आज के बजट पे आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, तो अब हम सुनवाते हैं कि राजस्थान के कांग्रेस के नेता और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में जो है जो महासचिव हैं कांग्रेस के पायलट, सचिन पायलट, उन्होंने क्या कहा। कुछ दिया ही नहीं राजस्थान को, तो क्या बताएं आप बताओ। ये अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं, किसी वर्ग को कोई सौगात नहीं। ये तो 2 बार 25-25 एमपी जीत के चले गए और कुछ ला नहीं पाए। और जो हमारी ERCP थी जिसमें 3510 MCM पानी मिलना था, उसको भी ये KPC में संशोधित करा के KPC के तहत 2400 MCM पानी ला रहे हैं। तो जो चीज पहले इन्होंने तय की थी वही ये नहीं ला पा रहे हैं, तो नई चीज क्या लाएंगे। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है, वो तो हर
सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है, और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था, और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश गर्ग साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मुकेश पांडे जी हैं, ललित चतुर्वेदी जी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। स्टूडियो में नीरज है हमारे साथ। सबसे पहले गर्ग साहब आपके पास आता हूं। इस बार लोग उम्मीद कर रहे थे कि पिछली बार जब इंतरिम बजट आया था, आपको याद होगा, गोयल साहब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने टैक्स रिलीफ दिए थे इनकम टैक्स में। बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार भी कुछ टैक्स रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो उम्मीद ही रह गई। देखिए, आज का जो बजट है वो 4 शब्दों पे आधारित है। ज्ञान का मतलब है, जी का मतलब तो हो गया है गरीबों के लिए, वाई का मतलब है युवाओं के लिए, ए का मतलब है अन्नदाता के, और एन का मतलब है नारी शक्ति। इन चारों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। ये अंतरिम बजट है, लेकिन ये 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए का ये बजट है। तो मैं ये मतलब देखिए, कोई भी इसका विरोध कर सकता है, लेकिन जिस तरह से अंतरिम बजट सबमिट किया है वो एक बहुत अच्छा दूरदर्शी बजट है। अब आप देखिए, इनकम टैक्स के अंदर जो 1962 से असेसमेंट ईयर 2009-10 तक अगर 25,000 रुपए तक की अगर इनकम टैक्स की डिमांड है, उसको वो माफ कर दिया गया है। इसी तरीके से 2009-10 से 13-14 तक अगर 10,000 रुपए तक की इनकम टैक्स की डिमांड है तो उसको माफ कर दिया। बताइए, आप 1 करोड़ करदाताओं को उससे फायदा होगा। ये अच्छी बात है ना। इसी तरीके से 40,000। मेरा सवाल था कि पिछले अंतरिम बजट में दिया, इस बार जो है सरकार कुछ राहत देने से बच गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये इंतरिम बजट है। पिछली बार जब चुनाव होने वाले थे तो सरकार का मूड कुछ और था। चतुर्वेदी जी के पास आना चाहूंगा। ललित जी, आपकी क्या टिप्पणी है? बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग सोच रहे थे कि पीयूष गोयल की तरह इस बार भी कुछ रिलीफ मिल जाएगा इनकम टैक्स में। देखिए, दिस बजट इज, आई थिंक, इफ यू विल आस्क मी दैट आई जी सुन रहा हूँ, बोलिए। एम आई ऑडिबल? जी सुन रहा हूँ। हाँ, तो if you'll ask me in this budget, I'll give you 9 number out of 10 just because of you are asking about middle class. तो मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए आवासीय योजना की घोषणा की है कि वो लोग एक कॉर्पस उसके लिए क्रिएट करेंगे, और मिडिल क्लास को, खास करके जो लोग मिडिल क्लास के अलावा जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं और जो लोग चॉल्स में रहते हैं, उनके लिए कॉर्पस क्रिएट करके और उनको प्रमोट किया जाएगा। उनको कोशिश की जाएगी कि वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो, जो रेंट्स पे रहते हैं उसके अलावा। इसके लिए अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे, देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कदम इसमें उठाया कि 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस उन्होंने क्रिएट करने की बात की है, जिसमें वो नील इंटरेस्ट पे युवा उद्यमियों को या युवा जो स्किल्ड जो युवा हैं उनको वो लोग ऋण देंगे। उससे बहुत बड़ा एक रोजगार डेफिनेटली भारत में क्रिएट होगा। मेरे हिसाब से कम 10 लाख रोजगार उससे युवाओं को मिलेंगे, और वो युवा जो हैं, जो स्किल्ड युवा हैं, वो डेफिनेटली मिडिल क्लास से आते हैं। तो उन मिडिल क्लास के युवाओं को एक बहुत बड़ा फायदा वित्त मंत्री ने दिया है। इसके अलावा रेलवे में जो उन्होंने घोषणा करी है कि 40,000 बोगियों को वो लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, वंदे भारत में, नमो जो ट्रेन है उसमें, वंदे भारत में कन्वर्ट करेंगे जी। तो वंदे भारत में जब कन्वर्ट करने का जो ये कदम है उनका, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कराएगा, और छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको इससे बिजनेस दिलाएगा। साथ में जो मिडिल क्लास लोग ट्रेवल करते हैं, जो जहाँ पहले आप देखते थे कि ट्रेन में चेन से बंधे हुए मग्गे हुआ करते थे, और आज वंदे भारत जैसी विकसित ट्रेन भारत में जब इतनी चल रही है, और 40,000 बोगियों का मतलब है कम से कम 1000 ट्रेन वहां पे क्रिएट होंगी नई जी। तो आप लेकिन जहां तक आपने ट्रेन की बात की, आपने सही कहा, ट्रेन की वंदे भारत चल रही है, लेकिन
वंदे भारत बहुत खाली भी जा रही है ट्रेन को लेकर के। भले ही पैसा दिया है, डिफेंस में दिया है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में दिया है, रेलवे में दिया है और स्टार्टअप में दिया है। यहाँ पर मैं मुकेश जी को लेकर आना चाहूँगा। मुकेश जी, यदि हम बात करें राजस्थान के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है टूरिज्म पे, बाकी चीज़ों पे, और शायद आर्गुमेंट ये हो कि ये इंटरिम बजट है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से आप क्या कहेंगे? म्यूट है, अनम्यूट करें। जी, जैसा कि हमें पहले से ही उम्मीद थी कि ये जो इंटरिम बजट जो आज अनाउंस होने वाला है, इसके अंदर में कोई लोभ लुभावने वादे नहीं होंगे। पिछले 10 साल के जो भी डेवलपमेंट है और आगे 2047 में इंडिया को किस तरीके से सुपर पावर बनाने का या डेवलप्ड कंट्री बनाने का है, उसके ऊपर का फोकस था। और जहां तक गवर्नमेंट की सपोर्ट को लेकर के है, एमएसएमई को कहीं ना कहीं उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, बिकॉज इसी 10 साल के अंदर में हमने कोरोना महामारी का लॉकडाउन भी देखा है, जिस समय लगभग सारी एमएसएमई बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रही है। उनको हेल्प करना, उनके लिए कोविड इमरजेंसी फंड का अलॉटमेंट, सीजीटीएमएससी स्कीम की फंडिंग, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसपे एमएसएमई को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। लेकिन एमएसएमई उम्मीद लगाया हुआ था, जहां पे राजस्थान गवर्नमेंट या राजस्थान के भी उद्यमी ये उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि उनका जो एक मेजर पेन पॉइंट है वो है कि एमएसएमई का जो 45 दिन का इन्होंने एक रूल बनाया है कि एमएसएमई को 45 डेज में उनकी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन वो मैंडेट नहीं है। अभी भी जो उनका साइकिल है वो 90 से 180 दिन के बीच में वेरी करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैश फ्लो को मेंटेन करने में। लेकिन क्योंकि ये इंटरिम बजट था, हमें उम्मीद है जुलाई के अंदर में एक फाइनल बजट आएगा, उसके अंदर में जो भी अमेंडमेंट्स हो पाएंगी उसको उम्मीद में रखते हुए हम लोग अभी वेट कर सकते हैं। जी, गजेंद्र जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस के। गजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? राजस्थान को कुछ मिला या नहीं मिला है? खुश है? सर, पहली बात तो अंतरिम बजट है, और अंतरिम बजट के अंदर बजट को देखने के नजरिए से आदमी दो तरीके से देखता है। एक तो ये देखता है कि तात्कालिक क्या लाभ हो रहा है इस बजट से, और दूसरा है दूरगामी क्या इसमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो पहले अपन तात्कालिक की बात करें तो तात्कालिक रूप से आज जिस तरह से महंगाई की स्थिति है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बजट का, अंतरिम बजट के अंदर कोई राहत नहीं दी गई है। टैक्स पेयर जो सर्विस क्लास लोग हैं, बहुत बड़ा तबका है, बड़े लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें कुछ टैक्स में रिबेट मिलेगी, वो रिबेट वाली बात स्थिति इस बजट में नहीं रही, वो भी काफी निराश है। उसके साथ साथ आम लोगों को ये उम्मीद थी पेट्रोल और डीजल जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से इन दरों के अंदर एक्स्ट्रा सेस लगा करके और रेटों में बढ़ोतरी की गई, इसको कुछ कम किया जाएगा जिससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद बने, वो भी इस बजट के अंदर कोई नजर नहीं आई है। बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है, ऐसा लगता नहीं नहीं, वो ये सब तो उन्होंने कहा ना कि ये इंटरिम बजट है, उन्होंने कहा ना इंटरिम बजट है। मैं आपको बताता हूँ नीरज, राजस्थान के लिए क्या मिला? जो टूरिज्म सेक्टर है जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, हमारी सहयोगी हर्षा ने भी टूरिज्म के लोगों से बातचीत की, वो उनके लिए क्या है, वो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही है? बाबा देखिए, एक रोड मैप की बात कही है और 2047 के लिए कहा है कि हम रोड मैप पूरा लेकर के चल रहे हैं। हालांकि ये अंतरिम बजट था और अब केंद्र सरकार कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है और ये कहा है कि जुलाई के अंदर जो है हम पूर्ण बजट पेश करेंगे। जिस तरीके से राजस्थान में कड़ी से कड़ी पिछले दिनों जुड़ी है, इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई, केंद्र में भी मोदी की सरकार है। अब राजस्थान के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ी राहत जो है वो राजस्थान के लिहाज से मिलनी चाहिए, खासतौर पर पानी के लिहाज से राजस्थान बहुत विशेष परिस्थिति वाला राज्य बनने की मांग करता है और ये करता है कि एक बड़ा आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए था। खासतौर पर ईआरसीपी को लेकर हाल ही में एमओयू भी हुआ है, लेकिन इसको लेकर के एक बड़ी घोषणा इस बजट के अंदर देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा है कि टूरिज्म को लेकर के हमारा पूरा फोकस है, पूरे देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन किस तरीके से दिया जाएगा, कौन कौन से राज्यों में टूरिज्म सर्किट जो है उनको विकसित किए जाएंगे या डेवलपमेंट के क्या प्लान है, तो पूरे प्लान अभी खुल करके सामने नहीं आए। यानी कि एक इशारा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन उसका खुलासा पूरी तरीके से रोड मैप नहीं दिया गया है। जी हाँ, तो अब हम एक बार फिर से चलते हैं ललित जी के बाद। ललित जी, आप कुछ इशारा कर रहे थे, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे। जो अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि रोड मैप इसका कुछ राजस्थान के लिए नहीं दिया गया है टूरिज्म के लिए, और ईआरसीपी की बात कर रहे थे।
ईआरसीपी जैसे जो ये एक मुद्दे होते हैं, और ईआरसीपी का जो बजट अलोकेशन होता है उसका बजट से कोई लेना नहीं, मतलब इंटरिम बजट हो या हम सरकार का जो चर्चा बजट कर रहे हैं, आता है, हम चर्चा कर उससे रहे इसका कोई लेना हैं देना ललित नहीं जी, होता है। ललित जी, हम जी, चर्चा कर रहे हैं राजस्थान तो पे फोकस रख रहे हैं कि राजस्थान को क्या मिला है, टूरिज्म सेक्टर को क्या मिला है, लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये अंतरिम बजट है और जुलाई में हम लोग विस्तृत डिटेल्ड बजट के साथ में आपके सामने पेश होंगे। इसका मतलब ये क्लियर है कि अभी टूरिज्म की जो बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी देश में अगर आपको वहाँ का टूरिज्म, वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आनी है तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको कैपेक्स में डालना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो किसी भी देश की, मतलब कुछ छोटे देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा कैपेक्स अभी 11.11 लाख करोड़ रुपीस का निर्मला सीतारमण ने जो अलोकेशन किया है वो मैं कहता हूँ ये हिस्टोरिक है। और इससे उन्होंने जो अगले 10 इयर्स में जो प्लान किया है कि 100 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे, 500 से ज़्यादा उनका नए रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का प्लान है, पूरा इंफ्रा उनका चेंज करना है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए आप 100 किलोमीटर का भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप एयरपोर्ट के थ्रू बाय एयर कर सकते हैं, जो एक कभी बीमारू राज्य हुआ करता था। अगर आप इंफ्रा में पैसा डालेंगे, आप डिफेंस का आज अलोकेशन देखिए, डिफेंस का जो अलोकेशन है डिफेंस में 6.2 लाख करोड़ दिया है जो पहले। मेरा ये सवाल है आप सबसे, देखिए 6.2 लाख करोड़, ललित जी बात सुन लीजिए, ललित जी 6.2 लाख करोड़ दिया है डिफेंस में, रोड में 2.78 दिया है, रेलवे में 2.5 लाख करोड़। मेरा सवाल मुकेश जी आपको फिर यहां पे लाना पड़ूंगा, यदि हम राजस्थान के लिहाज से बात करें, वहां पे टूरिज्म की बात करें, यदि आप रेलवे के लिए बोल सकते हो, आप यदि डेयरी के लिए बोल सकते हो, आप मछली पालन के लिए बोल सकते हो, आप खाद सब्सिडी के लिए बोल सकते हो, आप आशा वर्कर के लिए बोल सकते हो, आप सर्वाइकल कैंसर के लिए बोल सकते हो, आप टूरिज्म को भी मेंशन कर सकते थे। राजस्थान के लिहाज से मैं बात कर, क्योंकि बहुत जाहिर है कि अभी हमारा ये इंटरिम बजट था और जो भी इन्होंने अनाउंस किया है वो पुरानी जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है पिछले 10 साल में हमने देखा है किस तरीके से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई है, या और भी सेक्टर के अंदर में गवर्नमेंट ने किस तरीके से डेवलपमेंट करी है। और जहां तक राजस्थान के अंदर में भी हम बात करें तो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है। इंडस्ट्रीज रिको ने बहुत इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करा है, वहां के बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके, बहुत जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शन राजस्थान से बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि जब ये पूरा फुल बजट जब हमारे पास आएगा और अगले 5 साल का जो भी एक कार्यकाल डिसाइड होएगा उसके हिसाब से डेवलपमेंट प्लान होगा, तो फिर एग्जैक्ट क्या क्या किस किस सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को, स्पिरिचुअल टूरिज्म सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तो तभी मिल पाएगी। ललित जी इसका मतलब यह है कि हमें अभी अगले साल जो जुलाई में बजट आएगा उसका वेट करना चाहिए, ये एक छोटा सा ब्लूप्रिंट मान सकते हैं ललित जी। सर देखिए, बजट कभी भी इंटरिम जब भी आता है तो इंटरिम वैसे भी एक आपको हाईलाइट होता है बेसिकली, और उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड बजट का पूरा अलोकेशन कितना किस सेक्टर में आएगा। अभी अगर आप कृषि की भी बात करेंगे तो आपको किसान सम्मान निधि के बारे में जो ऑलरेडी चल रही है, इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका डिटेल्ड अभी तक आया नहीं है कि लोग क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर मैंडेट है कि जो उनका, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि पुअर फार्मर विमेन और जो अपने नीडी पर्सन है, गरीब लोग, उनके लिए जो काम करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम की जो बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का बजट से कोई लेना देना नहीं होता। कभी भी किसी बजट में अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम है तो आप मुझे बताइएगा, वो अलग है, वो जीएसटी का, उसका जब भी सरकार चाहेगी, वो राज्य सरकार का विषय है। नहीं मेरा नहीं, आपने सही कहा। और टैक्सेस की भी जो जी हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि पिछली बार जब इंतरिम बजट आया था पीयूष गोयल का, तब जो है इसी वित्त मंत्रालय ने टैक्स में जो राहत दी थी और किसानों के लिए 6,000 रुपये जो है की घोषणा की थी साल की। गर्ग साहब, क्या हमको और इंतजार करना चाहिए जब जुलाई में बजट आएगा उसका? ये इंतरिम बजट है। देखिए अभी ये इंटरिम बजट है, लेकिन ये जो बजट है वो 2047 को भारत को विकसित बनाना, उसको लक्ष्य में रखते हुए जब आप राजस्थान की बात करते हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 75,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा तो उसमें राजस्थान की जनता को भी फायदा होगा। जब अगर 40,000 बोगी रेलवे के अंदर वंदे भारत में कन्वर्ट होगी तो उसके राजस्थान की जनता को फायदा होगा। जब 1 लाख करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए जाएंगे तो उसके राजस्थान की जनता को फायदा होगा।
जब स्टार्टअप के अंदर 1 साल की टैक्स रिबेट दी जाएगी तो उसमें राजस्थान की जनता को फायदा होगा। जब 10,000 और 25,000 रुपए की टैक्स डिमांड की जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करेंगे, वो बात तो है कि देश बढ़ेगा, गर्ग साहब, देश बढ़ेगा तो राजस्थान भी बढ़ेगा, ये तो वही आर्गुमेंट हो गई। हम तो यहाँ पे क्योंकि बजट है इसलिए हम स्पेसिफिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। 32 राज्य, 32 राज्य में राजस्थान भी है। नहीं, वो मैं मानता हूँ, बजट से यदि देश, यदि बजट एक यदि इंजन है, वो देश को ले जा रहा आगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान बढ़ेगा। चूंकि हम राजस्थान के मुतल्लिक ये चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम ये बात पूछ रहे हैं। गजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? सर, राजस्थान के मुतल्लिक पर्यटन की बात करें तो सबसे पहली बात आती है एयरपोर्ट के संबंध में। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल राजस्थान का देता हूं। बीकानेर के अंदर एक एयरपोर्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय बना था। आज 9 साल से केंद्र के अंदर सरकार है बीजेपी की, एक फ्लाइट दिल्ली की चल रही है, उसमें भी आधी सवारी है। खाली आप एयरपोर्ट बना करके और उसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे और वो वर्केबल ही नहीं होगा, आम आदमी को उसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं 3 करोड़ मकान बना करके हमने दे दिए। राजस्थान के अंदर तो मैंने किसी को चाबी सौंपते हुए नहीं देखा कि 3 करोड़ मकान बना करके किन गरीबों को दे दिया, किन महिलाओं को आकर के दे दिया। देश के ऊपर जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, वो आज बढ़ करके 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। वो कर्ज कम कैसे होगा? चलिए, आम आदमी के ऊपर कैसे भार कम होगा? इसके ऊपर कई पैरामीटर नहीं है। नहीं, सही बात है। आपकी भी चिंताएं धरातल पर सर, मेरी बात सुनिए, धरातल पर इस बजट का कोई, अब देखिए बुजुर्गों को मिलने वाला जो बेनिफिट था रेलवे के अंदर, वो आपने विड्रॉ कर लिया। आप रेलवे की टिकटें अनाप शनाप बढ़ाते जा रहे हो, आम आदमी के ऊपर कमर तोड़ते जा रहे हो। फायदा आम आदमी को कहां हो रहा है? बेनिफिट पूंजीपतियों को हो रहा है। नहीं, सही है, सही, आपकी बात सही है। मेरे पास गजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, गजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मुझे सबको मौका देना। आपने अपनी बात रख ली है, मुझे सबको, मेरे पास केवल समय कम होता जा रहा है। नहीं, गजेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपने अपनी बात रख दी। गजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, गजेंद्र जी आपने अपनी बात रख दी कि भाई किसी को फायदा नहीं हो रहा, आपने अपनी बात रख दी। नीरज के पास आता, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए आप सबसे, समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा, छोटा छोटा। नीरज, क्या आपको लगता है कि जैसे कहा जा रहा है ये इंटरिम बजट है, भले ही इस बजट में नहीं है, लेकिन राजस्थान की उम्मीदें बरकरार है जुलाई में होने वाले पूर्ण बजट? बाबा, भले ही इंतरिम बजट हो, लेकिन केवल इंतरिम कहकर के इस चीज से नहीं बचा जा सकता कि जनता को हमें क्या राहत देनी है, चुनाव से पहले हमने क्या वादे किए। वादे जो हैं वो धरातल पे आने चाहिए, उसका कोई रोड मैप जो है उसके बारे में भी इशारा करना चाहिए था। चाहे अभी नहीं देते, लेकिन बताना चाहिए था कि कब तक जो है राजस्थान के ये वादे पूरे होंगे, या इनको लेकर के सरकार क्या राय रखती है, विचार रखती है। क्योंकि इन जिन राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, जीत करके बीजेपी आई है और केंद्र से कड़ी जुड़ी है, वहां की जनता चाहती है कि हमारे विकास के काम जो लंबे समय से बाकी हैं वो काम जल्द से जल्द पूरे हों। लोगों की, पब्लिक की आशाएं और अपेक्षाएं जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार ने काफी कुछ बताया भी है, इशारा भी किया है कि अगले बजट के अंदर जो है, जो पूर्ण बजट आएगा उसके अंदर हम ये करेंगे। इसी को लेकर के अब विपक्ष ने ये निशाना साधा है कि सरकार शायद ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें शायद जीत, इसलिए राहत नहीं दी है। यदि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती तो राहत देती, जैसा कि पीयूष गोयल ने दिया था। मुकेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए। जनता की उम्मीदें होती है, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमें जितवाओ, तो लोग आपको वोट देते हैं, तो वो बजट से उम्मीद भी करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे राज्य के स्पेसिफिक कुछ घोषणाएं होनी चाहिए। मुकेश जी, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ना एक साल, एक दिन में, एक रात में नहीं हो सकता, धीरे धीरे स्टेप उठाई जाएगी। पिछले 10 साल में डेवलपमेंट दिखी, ऐसा हम इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और अभी तो जैसा बार बार ही हम कह रहे हैं कि अभी लोग लुभावने वादे नहीं करे हैं। इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने रियलिटी जो देश कह सकते थे, जो आगे की 2047 को विजन को लेकर के इंडिया की, वो देख रहे हैं। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली सारे स्टेट्स को भी फायदा होगा। जरूर। ललित जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 40 सेकेंड। सर देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये बजट डेफिनेटली पुअर, महिला और इसके किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो 11.11 लाख करोड़ का ये कैपेक्स जो निर्मला सीतारमण जी ने अलोकेशन किया है वो डेफिनेटली हर वर्ग को फायदा पहुंचाएगा। रेलवे, डिफेंस, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी पैसा इन लोगों ने डाला है, इसके अलावा राज्यों को 75,000 करोड़ का पर ईयर इंसेंटिव, सारे राज्य मिला के, सर सारे राज्य मिला के, केवल राजस्थान नहीं, सारे राज्य मिला के, उसके लिए 75,000। राजस्थान नहीं बोल रहा, मैं भी
मैं भी 75,000 करोड़ ही बोल रहा हूँ उसके लिए सब। तो वो डेफिनेटली जो राज्य बीमारू है, जैसे राजस्थान की आज स्थिति खराब है, वो डेफिनेटली उस चीज़ से बाहर आएगा। और राजस्थान में टूरिज्म के लिए जिस तरीके से भी मैंने देखा था कि जो रोड शो में कुछ अभी हुआ था जो रशिया के चीफ प्रेसिडेंट के साथ में, इस तरह की स्कीम्स जो इस तरीके के काम जो गवर्नमेंट करती है उससे डेफिनेटली टूरिज्म को बूस्ट अप होता है। और अभी जिस तरीके का एलोकेशन उन लोगों ने फंड का किया है उससे ओवरऑल मुझे लगता है हर इंडस्ट्री को फायदा होगा, एमएसएमई को फायदा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा जाता है तो हर वर्ग को उससे फायदा जरूर होता है। जरूर 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 हम उम्मीद करते हैं इसके अलावा इंटरेस्ट में फायदा होगा, लेकिन हम ये भी एक उम्मीदें रहती हैं और उम्मीदें हैं लोगों की टिकी हुई, इसलिए हम यहाँ पे चर्चा करना। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी आपका, गजेंद्र जी आपका, मुकेश जी आपका, ललित जी आपका और नीरज आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो ये था आज का मुद्दा, ये राजस्थान में के लिए बजट में क्या था इस पे हमने चर्चा आज की है। तो कहीं जाइएगा नहीं, आज के मुद्दा में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।